अब 10 के अंदर ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से मानस जायसवाल और राजेश सातपुते बने हुए हैं। साथ ही अरुण मंत्री और सौमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी होंगे। टेक्निकल्स पर चर्चा होगी GM फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से। और उसके बाद आज का सबसे बड़ा बोर्डरूम, जी हाँ, नतीजों पर बात करने के लिए टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय चावला हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि आज निफ्टी 50 में क्या चेंजेस हो सकते हैं, जो एक आज रिव्यू होना है उस पर। एक नज़र मार्केट पर थोड़ा ब्रीफ रखता हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ है शो में। निफ्टी डे लो पर है 24,535 पर। बैंक निफ्टी भी डे लो पर है करीब 150 पॉइंट नीचे। और जो स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं मार्केट को उसमें SBI, रिलायंस, भारती एयरटेल हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जहाँ पर स्ट्रेंथ है वहाँ पर टाइटन, टाटा स्टील और IT स्टॉक्स जैसे कि टेक महिंद्रा और इन्फोसिस। वीरू जहाँ ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करते हैं। पहले कॉल्स पिक कर लेते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं। हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके सौमिल और अरुण जुड़े हैं। बाकी मानस जी और राजेश जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी हैं। अरुण, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। दो ट्रेड्स है, दोनों ही बाई साइड है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है। तो पहला नौकरी में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक रिवर्सल इंट्राडे चार्ट पे नजर आ रहा है, तो नौकरी को 1 से 2 दिन के लिए खरीद के चल सकते हैं। 1239 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1294 से 1298 तक के टारगेट्स नौकरी में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन सीमेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, ओवरऑल बुलिश मोमेंटम अभी भी मुझे लग रहा है सीमेंस में कंटिन्यू होना चाहिए। 3980 के आसपास खरीदे, 3908 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4050 तक के टारगेट सीमेंस इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही पोजिशनल ट्रेड है, 1 से 2 दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, सीमेंस 3961 पे आपका बाय कॉल। चलते हैं सौमिल के पास। सौमिल, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला ट्रेड होगा फ्रॉम द IT स्पेस, टेक महिंद्रा ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। सारी एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन से बहुत अच्छा सेटअप है। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 1600 के आसपास। एक स्टॉप लॉस रखेंगे। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटे। मेरा जो टारगेट रहेगा वो 1750 का रहेगा। दूसरा स्टॉक मैंने चुना है फ्रॉम द मेटल स्पेस, जिंदाल स्टील में भी वेरी सिमिलर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है और एक छोटा सा अप ट्रेंड हमने लास्ट 2-3 वीक में देखा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस हैं। इस समय एग्जैक्टली 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अच्छा मोमेंटम है आज के सेशन में। मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो जाएगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 1085 पर और टारगेट ऊपर में रहेंगे 1180। ओके, जिंदल स्टील आपकी स्क्रीन पे 11-14 पे। मेटल्स में धीरे धीरे मोमेंटम जो है बढ़ रहा है, खबरें भी सकारात्मक, प्राइस टच भी अच्छा आ रहे हैं। एंड IT, अच्छा एक बार IT लेके आइए। मैं IT का उल्लेख करना भूल गया, बट यस IT इज 31,800 मतलब फर्स्ट टाइम हमने एक फ्रैक्शन, भले ही 5-10 पॉइंट का हो, बट जनरेट किया है फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज निफ्टी IT। दैट्स गुड। अच्छा, नज़र मत नहीं लगाएंगे, अब हट जाएंगे IT से। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आपकी दो कॉल्स इस वक्त की। तो वीरेंद्र जी, पहला रिकमेंडेशन इन्फी पे है। इन्फोसिस पे खरीदारी करेंगे। करीब अगर आप देखें तो 7 सेशन से स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो इन्फी पे खरीदारी करेंगे। 1169 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये कैश लेवल्स है। नेशनल एल्यूमिनियम पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर भी हाई टॉप हाई बॉटम पहले से बन रहे थे, आज हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 381 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 400 रुपए तक के टारगेट क्रॉस हो गए। ओके, नेशनल एल्यूमिनियम। राजेश जी, आपकी दो ट्रेड्स फटाफट। अनुज जी, देखिए पहला ट्रेड रहेगा JSW एनर्जी के चार्ट। मुझे अच्छा लग रहा है, इन पर्टिकुलर यहाँ पे मोमेंटम अच्छा कंटिन्यू होना चाहिए। करीबन 585 590 का मेरा इसका टारगेट है। 570 करंट प्राइस है, 565 का स्टॉप लॉस होगा। सेकंड एक कॉन्ट्रा बाय कॉल होगा, दैट विल बी माजगांव डॉक। मुझे लगता है ये करेक्शन के बाद इट हैज लैंडेड एक्जैक्टली ऑन इट्स 200 डीए में। 2500 के ऊपर बाय रहेगा। 2475 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है 2560 से लेकर 2580। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली तिमाही में टाइटन ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। मुनाफे में 65% का उछाल आया है। ज्वेलरी और वॉच बिजनेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस है। मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर। ये इनके साथ हमारी पहली इंटरेक्शन हो रही है, अजय चावला जी।
इनसे बात करेंगे। अजय जी, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नंबर्स पर जो हमारी रिसर्च टीम है उन्होंने जो एक रिव्यू दिया था उसमें एक सिंपल लाइन लिखी थी, स्पार्कलिंग परफॉर्मेंस। तो ऐसा क्या हुआ टाइटन के केस में जो इतना स्पार्कल आया, और ये स्पार्कल आगे कंटिन्यू करने वाला है क्या? बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये क्वार्टर बहुत बढ़िया गया। सभी बिजनेस में अच्छा स्पार्कल आया, जैसे कि आपने बताया। वॉचेस में, आईवेयर में, फ्रेग्रेंसेस, फैशन एक्सेसरीज, इमर्जिंग बिजनेसेस और ज्वेलरी में, और हमारे सभी सब्सिडियरीज में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, कैरेटलेन इंटरनेशनल। हाँ, दामास में परफॉर्मेंस अभी पिकअप नहीं हुआ है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी तक वहां पे अनसर्टेनिटी चल रहा है। मार्केट बहुत अच्छा रहा, एक्चुअली सभी प्लेयर्स के लिए मार्केट अच्छा रहा। और अगर आप देखें तो डिस्क्रिशनरी इनकम में और एफएमसीजी में सब जगह पर पहला क्वार्टर अच्छा डिमांड दिखाई दिया है, और उसकी वजह से हमको भी उसका फायदा मिला है। दूसरी बात यह है कि पिछले साल फर्स्ट हाफ रिलेटिवली सॉफ्ट था, सेकेंड हाफ वाज बेटर। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 के बेस इफेक्ट का भी उसमें कुछ बेनिफिट है। और तीसरा चीज ये है कि हमारे कंपनी के सभी टीम्स का अच्छा फोकस रहा इनोवेशन और एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पर। इसकी वजह से हमें उसका बेनिफिट मिला, क्योंकि क्वार्टर में काफी सारे उतार चढ़ाव आए। गोल्ड प्राइसेस में काफी उतार चढ़ाव थे, और जो प्राइम मिनिस्टर जी का अनाउंसमेंट भी था उसका भी कुछ इफेक्ट आया। कुछ वक्त के लिए अधिक मास का इफेक्ट आया। तो डिस्पाइट ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स, मिडिल ईस्ट का वॉर का इम्पैक्ट भी रहा, और फिर काफी सारी बाकी न्यूज भी जो आती रहती हैं कि एल नीनो का क्या इफेक्ट होगा वगैरह, उसका भी इफेक्ट कुछ ना कुछ तो नैरेटिव पे होता है। डिस्पाइट दीज अप्स एंड डाउन्स, टाइटन के टीम्स फोकस्ड रहे कस्टमर के ऊपर और इनोवेशन के ऊपर और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। ओके, बिल्कुल। अधिक मास का भी इम्पैक्ट था। अच्छा, ज्वेलरी बिजनेस के मार्जिन को लेकर आपने कॉन कॉल में कहा है कि 11% विद पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ में मतलब आप क्या टारगेट कर रहे हैं? 11% से और कितना आगे? वो तो हम नहीं कह पाएंगे। हमारा ओवरऑल साल का गाइडेंस रहा है कि अराउंड 11% इज अ स्टेबल मार्जिन ज्वेलरी के लिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली गोल्ड प्राइस का प्राइस बढ़ने से उसका इफेक्ट आते रहता है। दूसरा प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर होता है, गोल्ड कॉइन, गोल्ड ज्वेलरी, स्टडेड। तो प्रोडक्ट मिक्स कैसे होगा वो हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टडेड रेशियो अभी टारगेट नहीं करते। हम एब्सोल्यूट ग्रोथ इन ईच कैटेगरी, गोल्ड ज्वेलरी में ग्रोथ कितना करना चाहिए, स्टडेड में कितना करना चाहिए, और गोल्ड कॉइन में कितना होगा, उस हिसाब से हम बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्टडेड रेशियो इज एन आउटकम। तो जो ड्राइवर्स हैं सेकेंड हाफ में, एक तो फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन में हमेशा, और उसके बाद वेडिंग सीजन है, तो उसमें हमेशा रिचर प्रोडक्ट मिक्स बिकता है। अगर गोल्ड प्राइस स्टेबल रहा तो शायद गोल्ड कॉइन में जो डिमांड इतना बढ़ चुका है उसमें थोड़ा मॉडरेशन आ जाए, तो उसका बेनिफिट हो सकता है। अगर गोल्ड प्राइस स्टेबल रहा तो स्टडेड के मार्जिन में भी स्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि डायमंड और गोल्ड के प्राइस चेंजेस में अगर इम्पैक्ट आता है तो उसमें स्टडेड ग्रॉस मार्जिन पर इफेक्ट होता है। और चौथी चीज है कि हमारे बाकी बिजनेसेस भी, क्योंकि वॉचेस और आईवेयर भी काफी मजबूती से बढ़ रहे हैं। वॉचेस, आईवेयर, कैरेटलेन, टील, अगर इनका कंट्रीब्यूशन ऐसा ही रहा, बढ़ते रहा, तो उसकी वजह से भी ग्रॉस मार्जिन में बेनिफिट आ सकता है, और इसकी वजह से एबिट मार्जिन में बेनिफिट हो सकता है। मैं मिस्टर चावला, मतलब इनफैक्ट आगे लिए अपना प्रश्न इसी पे आने वाला था। आई मीन आईवेयर एंड वॉचेस सेगमेंट में आगे के 2 क्वार्टर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें, और मार्जिन से इंप्रूवमेंट। और एक और चीज़ यहाँ पे स्पेशली, आई मीन लास्ट इंटरेक्शन जब मेरे टाइटन के साथ हुआ था उसमें एनालॉग वॉचेस को लेके बड़े आप लोग ऑप्टिमिस्टिक थे। वहाँ पे कैसी ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल बढ़िया ग्रोथ है। 21% की ग्रोथ हमने रिपोर्ट की है क्वार्टर 1 के लिए। उसमें अगर हम एनालॉग
को देखा जाए तो मिड 20s में ग्रोथ है और हमें एनालॉग वॉचेस में बहुत डिमांड में बहुत मजबूती दिख रही है। हमारे पास बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स कलेक्शन प्रीमियम एंड पर, मिडिल एंड पर, सभी रेंज में, चाहे वो सोनाटा हो, फास्ट ट्रैक हो, टाइटन हो, एज हो, रागा हो, सब में हमें बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इसलिए हमें हमारे हिसाब से क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और भी बढ़िया जाने चाहिए। क्वार्टर 2 में तो अच्छा चल ही रहा है, तो वॉचेस में जो इनोवेशन दिख रहा है प्रोडक्ट में और जो हमने तब्दीली की है रिटेल फॉर्मेट्स में, ताकि वो प्रीमियम कस्टमर और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे सकें कस्टमर को, उस पर हमने काफी गौर दिया है। और तीसरी चीज है, हम स्टोर एक्सपेंशन में भी काफी मजबूती से बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि 34 स्टोर्स हमने ऐड किए क्वार्टर 1 में और काफी प्लान्स हैं हमारे अगले 2-3 क्वार्टर में भी। तो वॉचेस के लिए हम बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक लेके चल रहे हैं। ओके, वॉचेस को लेकर आप देखिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। चला एक बात और, आई मीन ये लास्ट 2 बार से हम इंट्रैक्शन ये भी कर रहे हैं कि जो बाइंग बिहेवियर है कंज्यूमर का, आपके एक तो टिकट साइज में उसमें आपकी रीडिंग क्या कह रही है, और जब 140 से 145 तक सोना रिट्रेस हुआ तब बाइंग बिहेवियर क्या था, और जो लोअर गैमेजेस पे अगर आप देखें जो कैरेट्स पे जो बाइंग बिहेवियर है वो कैसा है? अभी भी 24 कैरेट 22 कैरेट या फिर 18-9 पे भी बाइंग काफ़ी अच्छी हो रही है? पैटर्न क्या है यहाँ पर? देखिए, जो हम देख रहे हैं कि आज कस्टमर स्टडीड में 14 कैरेट लेने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स अभी 18 कैरेट से 14 पहुंच चुके हैं और भी होने वाले हैं, क्योंकि हमने भी उस हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स में तब्दीली लाई है और भी लाते रहेंगे। कैरेट लेन में अगर आप देखें तो 9 कैरेट डायमंड्स और फिर सिल्वर के साथ डायमंड जो शायर डायमंड्स हमने लॉन्च किया है, उस पर भी काफी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कस्टमर की रिस्पॉन्स अच्छी है। तो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर लोअर कैरेटेज की तरफ बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन एक और चीज है, जैसे जैसे सोने का दाम अभी थोड़ा स्टेबल होते जाएगा, मेरे हिसाब से जो कस्टमर गोल्ड के लिए इंटरेस्टेड थे, पर्टिकुलरली 1 लाख के नीचे प्राइस पॉइंट जो रेगुलर गोल्ड कस्टमर है, मेरे हिसाब से वो कस्टमर्स भी शायद वापस आ जाएंगे, क्योंकि पिछले 1-2 साल से उनमें थोड़ी सॉफ्टनेस थी, उनके डिमांड में थोड़ी सॉफ्टनेस थी। लेकिन अगर गोल्ड प्राइस स्टेबल रहा तो बायर ग्रोथ में और इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश है। टिकट साइज ग्रोथ तो आते रहा है और आगे जाकर भी आते रहेगा, क्योंकि जो HNI कस्टमर्स हैं या जो अपर मिडिल क्लास कस्टमर है, उनकी एस्पिरेशन उनको रिचर प्रोडक्ट मिक्स की तरफ लेके जा रही है और हमारी कलेक्शंस। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, होपफुली आगे और आपसे डिटेल में बात होगी, लेकिन शानदार नंबर्स और आगे के लिए ऑल द बेस्ट आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। टाइटन की कमेंट्री सुनकर आपके चेहरे पर स्माइल है, आई एम श्योर। आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो टाइटन इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट बेट्स। आप मुझे सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ तो, और आपका व्यू क्या होगा अब स्टॉक पर? तो काफी साल से निवेशित है और इनकी स्टोरी के ऊपर किताब भी आ रही है हमारी 10-15 दिन में, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या कंपनी की क्या कमाल की हिस्ट्री रही है लास्ट 20-25 साल की। अजय जी के कंपनी के नंबर्स तो शानदार हैं, बट आई थिंक उससे भी शानदार है इनकी कमाल की 20-25 साल की जो हिस्ट्री रहे, जिसमें टाइटन ने पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, नॉट जस्ट अपने लिए बट पूरा ज्वेलरी सेक्टर हमारे देश में इनकी बदौलत ट्रांसफॉर्म हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि टाइटन जैसा कोई और दूसरा ज्वेलरी प्लेयर इस मार्केट में क्यों नहीं आ पाया? काफ़ी ज्वेलरी प्लेयर्स हैं लिस्टेड, तो आगे भी क्या, जैसे कहते हैं नेक्स्ट टाइटन ही रहने वाला है, या आपको कोई और स्टॉक नजर आ रहा है इस स्पेस में? तो देखिए क्वालिटी कमबैक इंडिया में हो चुकी है, सो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आंसर करने में इस साल बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे 4 साल तक बताया गया, काफी लोगों ने मुझे समझाया 4 साल तक क्वालिटी की इंडिया में खत्म हो गया क्वालिटी इंडिया में, और क्वालिटी निवेश की जरूरत नहीं है। हम इंडिया में आगे बढ़ सकते हैं आलतू फालतू कंपनी में स्टॉक लगा के, बट आई डोंट थिंक होता है। तो उदाहरण के तौर पे टाइटन अच्छा उदाहरण है। इतने सारे ज्वेलर है लेकिन एक ही टाइटन है, क्यों ऐसा है? आई थिंक 3 चीजें खास है इसके बारे में, जब किताब आएगी तो और विस्तार में समझाऊंगा अनुज, पर 3 चीजें खास है।
पहला है ट्रस्ट, राइट? ज्वेलरी फंडामेंटली ट्रस्ट का एक आइटम है। एक लेडी, एक वर्किंग वुमन, हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन, जब ज्वेलरी लेती है उसको भरोसा चाहिए कि ये डायमंड्स, ये सोना की परख बिल्कुल टॉप क्लास है। आई डोंट थिंक कोई और उतना भरोसा दिला पाया है इंडियन वुमेन को जिस प्रकार से तनिष्क ने दिलाया है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बहुत बहुत डिफिकल्ट है सेक्टर में, बहुत अहम है, बिकॉज ज्वेलरी दुकान में बहुत दिन पड़ी रहती है। जितना जल्दी आप ज्वेलरी को मूव करोगे शेल्फ से, दुकान के डिस्प्ले कैबिनेट से जितना जल्दी फटाफट आप मूव करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। टाइटन ने ये वाला ट्रिक जिस प्रकार से फोड़ा है, किसी कोई और दूसरा ज्वेलर आसपास भी नहीं आ पाया, इस प्रकार का इन्वेंट्री टर्न कोई और दूसरा ज्वेलर ला नहीं पाया। और तीसरा सोर्सिंग, कैसे आप ज्वेलरी सोर्स करते हो, किस हद तक आप खुद बनाते हो ज्वेलरी, किस हद तक आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो। टाइटन सबसे ज्यादा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ऑलमोस्ट सारा ज्वेलरी खुद बनाता है, कारीगरी को अच्छा लाइवलीहुड देता है, अच्छी पे देता है। उनके कंडीशंस, टाइटन के कारीगर की जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो काम करते हैं, कोई दूसरा ज्वेलर वो मैच नहीं कर पाया है। एंड दिस गोज ऑल द वे बैक टू 30 इयर्स अगो, जहाँ पे जक्सिस देसाई ने और फिर भास्कर भट्ट जी ने जिस प्रकार से रीथिंक किया कि ज्वेलरी इंडस्ट्री कैसे चलनी चाहिए, उन और ओरिजिनल ओजीज को आई थिंक हमारा धन्यवाद फॉर रीथिंकिंग थ्रू कि इंसान को इज्जत से, अगर आप इज्जत से अच्छी तरह का पैसे दो, अच्छी तरह के वर्किंग कंडीशंस दो, आप एज अ मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा कमा सकते हो। सो वो वाला आई थिंक सोच अभी भी मोस्ट इंडियन प्रोमोटर्स में नहीं है। वो अपने वर्कर्स को उस प्रकार से इज्जत और पे नहीं देते जिस प्रकार से टाइटन देता है, और उसका फायदा टाइटन के शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। सो कमाल की कंपनी है, ट्रांसफॉर्मेटिव कंपनी, और हमारी देश ऐसे ही कुछ गिने चुने कंपनियों की बदौलत हमारी स्टॉक मार्केट चलती है। और क्वालिटी जिस प्रकार से करारा कमबैक किया इस साल, मेरी उम्मीद है ये क्वालिटी का कमबैक, अच्छे कंपनियों का कमबैक बरकरार रहेगा। यही कंपनी हमारे देश को आगे ले जाएगी। सौरभ जी ने आज क्वालिटी शब्द का इस्तेमाल कम से कम नहीं तो 26-27 बार किया, तो मैं एक काम करता हूँ, अगला प्रश्न इसी पे केंद्रित करता हूँ। इस अर्निंग सीजन की सबसे मतलब का निचोड़ कैसा रहा सौरभ जी? और अगर आप जो नंबर क्वालिटी रहे जो जिसने आपको इम्प्रेस किया वो क्या था? सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद किन स्पेसिस पे बना है? तो देखिए, दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। अर्निंग सीजन का पॉजिटिव सरप्राइज जो है वो तो आई थिंक नॉट जस्ट मेरे लिए, सबके लिए है। मुझे लगा था कि निफ्टी ईपीएस ग्रोथ जून क्वार्टर में करीबन 7-8 आएगी, बट दिख रहा है कि निफ्टी ईपीएस ग्रोथ शायद डबल डिजिट में आ जाएगी इस क्वार्टर। तो आई थिंक ये पहला क्वार्टर होगा करीबन 3 साल बाद, 3 साल बाद पहला क्वार्टर होगा जहां पे डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगी निफ्टी में। स्मॉल एंड मिड कैप में डबल डिजिट ग्रोथ काफी सालों से दिख रही थी, वो नई बात नहीं है, बट निफ्टी में जो भारी भरकम स्टॉक्स है हमारे देश के मार्केट के, वहां पे ये 3 साल में बेस्ट क्वार्टर है। मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ सितंबर क्वार्टर भी अच्छा रहेगा निफ्टी के लिए। ना इसमें 2 सरप्राइजेस, अगर हम अर्निंग्स के अंदर जाए, 2 सरप्राइजेस। आई थिंक कंज्यूमर में सॉलिड अपटर्न है। लास्ट ईयर के जो टैक्स कट्स है, इनकम टैक्स कट है, जीएसटी कट है, लास्ट ईयर का जो 125 बिप्स का आरबीआई का रेट कट है, वो सबका फायदा अब दिख रहा है। एंड जून क्वार्टर में भी दिख रहा है, सितंबर क्वार्टर में भी दिख रहा है। सॉलिड अपटर्न है कंज्यूमर में। एंड थोड़ा बहुत कैपेक्स का भी, प्राइवेट कैपेक्स, सरकारी कैपेक्स अभी नीचे जा रही है, सरकारी कैपेक्स पे प्रेशर है बिकॉज फिस्क के ऊपर सॉलिड प्रेशर है, बट प्राइवेट कैपेक्स में थोड़ा सा पिकअप दिख रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में सॉलिड पिकअप दिख रहा है। रेट रुपी 10% नीचे है, एफटीएज आ रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में, बोथ एट द टॉप लाइन ग्रोथ लेवल और मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन में भी पिकअप दिख रहा है। सो लॉट्स टू चीयर अबाउट, काफी खुश होने वाली क्वार्टर है। मेरे ख्याल से ये जुड़ा है, ये दोनों क्वालिटी कमबैक और इकोनॉमी का अर्निंग्स ग्रोथ का पिकअप, ये दोनों मिले जुले इश्यूज हैं। 3-4 साल हम लोग बैठे बैठे देखते रहे जहाँ पे पीएसयूज भागते रहे और लो क्वालिटी कंपनीज का बोलबाला था। बट आई थिंक फिर से जैसे जैसे इकोनॉमी एक नया मोड़ लेती है, जैसे जैसे सरकारी स्पेंडिंग के ऊपर एक लगाम लगती है, और हाउस होल्ड डेट आई थिंक काफी चिंताजनक लेवल्स पे है। जैसे जैसे हाउस होल्ड डेट और सरकारी स्पेंडिंग दोनों एक डिफरेंट माहौल क्रिएट करते हैं, क्वालिटी कमबैक हो चुका है। एंड मेरे ख्याल से अगला 3-4 साल 2007 से 14 के बीच में जो टाइम रहा था वैसा रहेगा। इफ यू रिमेंबर, दिसंबर 2007 से जनवरी 14, 7 साल इंडियन मार्केट ने 0 रिटर्न दिया, लेकिन उस दौरान क्वालिटी स्टॉक्स ने 20% रिटर्न दिया। मुझे लग रहा है वैसा माहौल फिर से इंडिया में वापस आ रहा है, जहां पे ओवरऑल मार्केट लेवल पे शायद कमाई ना आए, बट क्वालिटी स्टॉक्स में कमाई अच्छी रहेगी। ओके,
अच्छा सौरभ जी, एक बात मतलब आपके साथ जब हम बात करते हैं अक्सर टाइटन पे बात होती है, HDFC बैंक पे बात होती है, लेकिन पोस्ट कोविड एक आपकी कॉल थी, बहुत शानदार रही, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने बहुत लोअर ट्रेजेक्टरी से विजय डायग्नोस्टिक लिया था, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, 1382 है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ जी, नहीं, हम विजय बहुत साल, 4 साल हो गए लिया था विजय डायग्नोस्टिक्स। हाँ जी। ऐसा कुछ और बताइए अगर हमारे दर्शकों के लिए जो आपके जहन में आता है, मैनेजमेंट से बातचीत हुई हो, ऐसा ही कुछ टर्न अराउंड स्टोरी। तो देखिए, टर्न अराउंड तो नहीं बोलूंगा, बट काफी साल से हमारी एसपी अपैरल्स पे नजर थी। शायद पहली बार उनको मैं 10 साल पहले मिला हूंगा। एसपी अपैरल्स कोयम्बटूर के पास बेस्ड कंपनी है, कपड़ा बनाती है बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए कपड़ा बनाती है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है। कोयम्बटूर से पूरे वेस्टर्न यूरोप के रिटेलर्स के लिए बच्चों का कपड़ा बनाती है। बच्चों का कपड़ा बनाना हार्ड है, उसमें वैरायटी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस है यूरोपियन देशों का, तो इसमें ये लीडिंग प्लेयर है बच्चों के कपड़ों में। तो हमने करीबन 4 या 5 महीने पहले एसपी अपैरल्स में पोजीशन बनाया। काफी साल से इनसे मिल रहे थे, इन पर नजर रख रहे थे, हमको साफ सुथरी अच्छी कंपनी लगती है। ये बहुत साल से कंपनी पीड़ित थी बिकॉज बांग्लादेश को फायदा है इंडिया के अगेंस्ट। बांग्लादेश को 13-14% कम टैरिफ लगता है इंडिया के मुकाबले यूरोप में सामान भेजने के लिए। तो जब पीयूष गोयल जी ने FTA साइन किया यूरोप के साथ, हम तुरंत फिर से जाके एसपी अपैरल्स पर और काम किए। हमारे ख्याल से जनवरी 2027 से एसपी अपैरल्स को बांग्लादेश के साथ बराबरी मिल जाएगी टैरिफ्स पे। रुपी वैसे ही गिर रही है, तो अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छी है, करेंसी का फायदा, FTA का फायदा। हमको लग रहा है एसपी अपैरल्स आने वाले सालों में अच्छा काम कर सकता है और हमारे लिए अच्छी कमाई कर सकता है। तो हमारा जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स, उसमें हमने करीबन 4 महीने पहले इस पर पोजीशन बनाया और उम्मीद है कि आने वाले साल में ये पोजीशन हमारे क्लाइंट्स के लिए लाभदायक रहेगा। ओके, एसपी अपैरल्स विद द डिस्क्लेमर सौरभ जी की तरफ से। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज निफ्टी 50 में बदलाव के ऐलान होने वाले हैं। एक चीज़ होने जा रही है, विप्रो शायद पहली बार लिस्ट इंडेक्स में आने के बाद, उसको डीमर्जर को छोड़ दीजिए, पहली बार शायद इंडेक्स से बाहर होने जा रहा है। उस पर काफ़ी हद तक सर्टेनिटी है, शायद नूपुर ये बताएंगी हमें, लेकिन उसकी जगह एंट्री किसकी होगी ये भी इंटरेस्टिंग होगा। नूपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, आज शाम को क्लोजिंग के बाद निफ्टी 50 के जो चेंजेस है हाफ ईयरली, उसका अनाउंसमेंट आते हुए नजर आएगा। जैसे कि आपने बताया, विप्रो तो फॉर श्योर है कि बाहर जाते हुए नजर आएगा, तो वहाँ पे आपको आउटफ्लो दिखेगा, लेकिन एंट्री होने वाला जो नाम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। सबकी नज़रें नुवामा या बाकी जो ब्रोकरेज हाउस है, उनका अनुमान है कि BSE को निफ्टी 50 में एंट्री मिल सकती है। अगर BSE इसमें शामिल होता है, निफ्टी 50 में शामिल होता है, तो जो इन्फ्लो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। ऑलमोस्ट $750 मिलियन तक का इन्फ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। विप्रो यहाँ से बाहर होते हुए दिखेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आउटफ्लो आएगा तो 250 मिलियन तक का अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे हैं। आज शाम को ऐलान होगा क्लोजिंग के बाद, एडजस्टमेंट 30 सितंबर को होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि BSE पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। BSE का फ्री फ्लोट मार्केट कैप मजबूत है। नोमुरा का जो है वो नुवामा का यही मानना है। मौजूदा रूल्स के अनुसार देखें तो BSE 100% श्योर है कि आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम BSE के साथ ये है कि फिलहाल वो मिड कैप 150 का हिस्सा है, निफ्टी 100 का हिस्सा नहीं है। नॉर्मली जो निफ्टी 50 में आते हैं वो नॉर्मली निफ्टी 100 का हिस्सा भी होते हैं। तो अगर कुछ चेंजेस होते हैं रूल्स में तो BSE को एंट्री नहीं मिलेगी। अगर सेम रूल्स रहते हैं तो BSE को एंट्री मिल सकती है, और BSE को एंट्री मिलती है तो डबल अपग्रेड होगा। पहले तो वो मिड कैप 150 से निफ्टी 100 में आएगा और उसके बाद निफ्टी 100 से निफ्टी 50 में आएगा। तो इन्फ्लोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, ऑलमोस्ट $750 मिलियन तक के इन्फ्लोज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करते हैं BSE कमेटी वाले की रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो BSE की जगह जो दूसरा उम्मीदवार है वो है TVS मोटर्स, उसको जगह मिल सकती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो ऑब्वियसली विप्रो बाहर हो रहा है निफ्टी 50 से, तो वो नेक्स्ट निफ्टी 50 में आपको नजर आएगा। उसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम, हिताची एनर्जी शामिल हो सकते हैं। वोडाफोन आइडिया, पॉलीकैब और BHEL को भी नेक्स्ट 50 में जगह मिलती हुई दिखेगी। 6 स्टॉक है नेक्स्ट 50 से जो बाहर हो जाएंगे, इंडियन होटल्स, REC, USL, श्री सीमेंट, लोढ़ा और मजगांव डॉक। ये जो शेयर्स है ये नेक्स्ट 50 से बाहर होते हुए नजर आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जिसका अनाउंसमेंट हो सकता है, रिट्स को भी अब इंडेक्स में
शामिल किया जा सकता है। सेबी के जो सर्कुलर्स आए थे उसके बाद यहाँ पे 2 ऐसी कंपनीज है जिनकी निफ्टी इंडिसेस में शामिल होने की संभावना है। नवामा का मानना है कि मिड कैप 150 में एम्बेसी ऑफिस की एंट्री हो सकती है और स्मॉल कैप 250 में ब्रुकफील्ड इंडिया को एंट्री मिल सकती है। तो विप्रो तो फॉर श्योर है कि बाहर जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग नजरें सबकी बीएसई पर बनी हुई है। अगर बीएसई नहीं होता है तो नेक्स्ट कंटेंडर है टीवीएस मोटर्स। ओके नुपुर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस बीच विषय को बदलते हैं। मीनवाइल लिखा है निफ्टी आईटी आज का अगर आप देखें तो वो इंडेक्स जिसने 24,500 के घर को बचाने के लिए निफ्टी को मदद की है फुली 31,200 नहीं 32,000 माफ कीजिएगा, क्षमा चाहूँगा। पहली बार पोस्ट 20 फरवरी ये इंडेक्स छूड़ा है। इसी पे आगे चर्चा करते हैं। राहुल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। राहुल शर्मा जी, जेएम फाइनेंशियल से। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। समहाउ हम किसी भी तरीके से अगर आप देखें 24,500 की ट्रैजेक्टरी को सेव करके चल रहे हैं। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 57,500 को। आपका मार्केट पे व्यू क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडस्ट्रीज को? जी देखिए, निफ्टी में जो रेंज हम पहले देख रहे थे 24,000 24,500 वो शिफ्ट हो गई है। 24,400 नीचे का दायरा बन चुका है और ऊपर में हमने देखा लास्ट वीक 24,800 के आसपास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। तो एक 400 पॉइंट के रेंज में अगर क्लोजर आता है 24,400 के आसपास तो बाय करने की रणनीति रखे। ओवरऑल जो यहाँ से फॉलो अप बाइंग या एक तरह से जो ब्रेकआउट, अगला ब्रेकआउट जो निफ्टी में है, कहीं ना कहीं फ्रेश शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है। हमने देखा कैश में एफआईएस के फिगर जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं। शॉर्ट पोजीशनिंग जो है तकरीबन 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तक पीक में देखी थी, वो अभी 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास शॉर्ट है। तो और दूसरा सेक्टोरल लीडरशिप, हमने देखा लास्ट वीक पीएसयू बैंक्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, डिफेंस जैसे काउंटर में बाइंग आई, और जो सबसे कमजोर कड़ी थी मार्केट की आईटी, वहां पर हमने पिछले 2 हफ्तों में अच्छा रिवर्सल देखा है। तो ओवरऑल लीडरशिप जो है वो आते हुए दिख रही है और हमें लगता है कि सूनर देन लेटर 24,800 का रेजिस्टेंस निकलेगा निफ्टी में और 25,000 तक के टारगेट से हमें लगता है कि निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो बायस जो है बाय ऑन डिप का है और रणनीति जो है वो तेजी करने की है। और ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक सेटअप्स में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। जहां पर रिजल्ट्स बढ़िया रहे हैं, हमने देखा है स्टॉक्स एक तरह से वर्टिकल रैली ऊपर में देखते हुए आती हुई दिख रही है स्टॉक्स में। तो जहां पर मजबूती है जैसे ऑटो, जहां पर सिलेक्ट फाइनेंशियल्स है, हमें लगता है कि यहाँ पर तेजी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। राहुल जी गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक क्या आइडियाज होंगे आपके आज के? जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन रहेगा फाइनेंशियल्स में से पेटीएम का सेटअप हमें काफी अच्छा लगता है। स्टॉक अपने 3-4 दिन के जो कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट दिया है, काफी अच्छा ट्रेजेक्टरी है। हमें लगता है कि तकरीबन 1,600 रुपए तक के टारगेट्स आपको पेटीएम में देखने को मिल सकते हैं। 1421 का स्टॉप लॉस रहेगा कैश के हिसाब से। इनफैक्ट थोड़ा स्टॉक चल चुका है जब से हमने आइडेंटिफाई किया इसे, तो आप ऑप्शंस में भी इसमें ट्रेड करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि तकरीबन 100 रुपए की अपसाइड आपको आने वाले सेशंस में पेटीएम में देखने को मिल सकती है। दूसरा एक सेक्टर जो रिवर्स होता हुआ दिख रहा है वो है मेटल्स। निफ्टी मेटल्स हमने देखा पिछले वीक काफी अच्छा अट्रैक्शन था। आज के सेशन में फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स से भी सपोर्टिव डेटा आता हुआ दिख रहा है। तो टाटा स्टील का सेटअप हमें यहाँ पर काफी अच्छा लगता है। टाटा स्टील ने इनफैक्ट 190 के आसपास काफी टाइम स्पेंड किया है और अब हमें लगता है कि स्टॉक यहाँ पर 200 प्लस के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में अचीव करने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो टाटा स्टील में खरीदारी की जा सकती है। 186.75 का स्टॉप लॉस रहेगा कैश के हिसाब से। और ओवरऑल मेटल पैक, चाहे वो वेदांता हो, हिंडाल्को हो या टाटा स्टील हो, लगता है कि पूरा सेक्टर मेरे हिसाब से इस वीक में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो दोनों के दोनों बाय रिकमेंडेशंस है, पेटीएम और टाटा स्टील। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी और अपना समय देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच। चलिए अब इस शो को यहीं समेट लेते हैं और मार्केट थोड़ा कोशिश कर रहे रिकवरी की, वापस 24,600 के करीब आने की। श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।